नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। लोकसभा चुनाव सर पर है और हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में अपने अपने तरीके से जुटी हुई। सबके सामने हिमालय जैसी मजबूत चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। विरोधियों के सामने मुश्किल यह है कि जब से मोदी सत्ता में आए हैं, मुद्दे खत्म हो चुके हैं। देश की आर्थिक रफ्तार सबसे तेज है। शहर से लेकर गांव तक विकास की रफ्तार साफ दिखाई देती है। तो आखिर मोदी के खिलाफ वोट आखिर ये विपक्षी पार्टियां कैसे बटोरें? ऐसे में एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने अपने पुराने हथियार भड़काव और वोट पाव को धार देना शुरू कर दिया। एआईएमआईएम के स्थापना दिवस पर ओवैसी ने जो कट्टरता की लकीर खींचने की कोशिश की और मस्जिद के नाम पर जो मुस्लिमों को बरगलाने का प्रयास किया, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या यह कोशिश 2024 में ओवैसी की पार्टी का भविष्य बदल पाएगी या ओवैसी सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी ही बनकर रह जाएंगे? डिबेट इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तीसरी मर्तबा वतन अजीज के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने। हमारी कोशिश यही रही कि बीजेपी इख्तिदार में ना आए। 2024 के चुनाव में ओवैसी का ये एक सूत्रीय एजेंडा है, लेकिन ओवैसी ये जानते हैं कि ये ना तो उनकी और ना ही अकेले उनकी पार्टी के बस की बात है। हाँ, इस मोदी विरोध में वो अपनी पार्टी का सियासी ग्राफ जरूर बढ़ाने का चक्कर चला रहे हैं, लेकिन ये तभी होगा जब मुस्लिमों को ओवैसी अपने समर्थन में एकजुट कर सके। लेकिन सवाल यह है कि जब देश तेजी से विकास कर रहा है, सभी सरकारी योजनाओं में जब बिना पक्षपात मुस्लिमों को हक मिल रहा है, तो आखिर मोदी के खिलाफ मुस्लिमों को कैसे भड़काएंगे? उसकी काट एक ही हो सकती है और वो है धर्म पर संकट बताना, मस्जिद पर खतरा दिखाना, और ओवैसी इसमें माहिर हैं। मथुरा की मस्जिद को खोदें, काशी की मस्जिद को खोदें। अरे कौन है दीवाना जो टीवी के चैनल पर बैठकर बोलता है कि चलिए आपके पास कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, मस्जिद को तो हाथ मत लगाइए। क्यों? मस्जिद तुम्हारे बाप की है? मस्जिद तुम्हारे बाप की है? तुम्हारे अम्मा की जहेज में मस्जिद आई थी तो तुम टीवी चैनल पर बैठ के बोलते ये? दीवाने समाज अपने ईमान का सौदा करना है कर ले। तुझे जमीन बेचना है बेच ले, मगर मस्जिद का तो सौदा मत कर। मैंने जब कहा था हैदराबाद में अपनी मस्जिदों को बचाओ, उसको आबाद रखो, तो ये मंजलिस के मुखालिफिन शुरू हो गए। ओवैसी देखो जज्बाती बात कर रहा है। अरे तुम्हारे सामने नजर नहीं आया? दिल्ली की 600 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया। लोकसभा चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मोदी की बम्पर जीत का डर ओवैसी के चेहरे पर अभी से दिख रहा है। पिछले 10 साल में जिस तरह से मुस्लिम वोट भी बीजेपी की तरफ मुड़ता जा रहा है, वो ओवैसी की अपनी सियासत के लिए खतरे की घंटी है। लिहाजा ओवैसी मुस्लिमों में डर की राजनीति का बीज बोना चाहते हैं, यानी मोदी तीसरी बार पीएम बने तो मुस्लिमों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सबको शहरियत मिल जाएगी सिवाय मुसलमान। ये काम बीजेपी भारत में करना चाहती है, मगर ये CAA मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। तो NPR कहेगा कि लाओ कागज लाओ, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, CAA के कानून के रूल्स बनाए जाने का बीजेपी कह रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, CAA बनेगा तो ये आज बीजेपी ऐसे दुमछल्लों को तैयार करी है, इन चमचों को। करीब 97 साल पुरानी एआईएमआईएम की राजनीति ही मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूमती है। वैसे तो इस पार्टी का एजेंडा मुस्लिमों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है, लेकिन ओवैसी ने जब से पार्टी की कमान संभाली है, लगातार धर्म के नाम पर सियासत ये पार्टी करती रही है। खासतौर पर बाबरी मस्जिद और काशी मथुरा के नाम पर ओवैसी अक्सर मुस्लिमों को डराते दिखते हैं, और इसी डर को कैच करने के लिए ओवैसी ने एआईएमआईएम के पैर हैदराबाद से निकालकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान तक फैलाने की कोशिश की। लेकिन एक दो राज्यों में छोटी मोटी जीत के अलावा हमेशा हार ही मिली है। ऐसे में सवाल यही है कि जो 97 साल में नहीं हो पाया, क्या वो साल 2024 में हो पाएगा? सवाल यह भी कि आखिर देश का मुस्लिम इस बार क्यों ओवैसी पर भरोसा करे, जबकि उनके सामने मोदी जैसा सशक्त और विश्वास वाला नेता है जो देश को आगे बढ़ा रहा है। इधर ओवैसी मस्जिद मस्जिद चिल्लाकर डरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और दोपहर के नंबर 1 डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे सिंगर पवन सिंह। पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पवन सिंह ने कहा कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। बीजेपी हाईकमान का दिल से आभार भी उन्होंने व्यक्त किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या कारण है, इस पर भी बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है पवन सिंह ने? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। ये पवन सिंह का ट्वीट इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूजा मेहता हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पूजा, अभी तक तो ये चर्चा हो रही थी कि शत्रुघ्न सिन्हा बनाम पवन सिंह बहुत दिलचस्प टक्कर होने वाली, लेकिन पवन सिंह अपने चुनाव ना लड़ने की बात कह रहे हैं। कारण क्या पता चल पाया अब तक? देखिए, आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले ही पवन सिंह ने ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए ये कहा है कि किसी पर्सनल कारणवश जो है वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उनको वो आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोकसभा का चुनाव आसनसोल से नहीं लड़ पाएंगे। आपको बता दें, बीती रात को ही जो है बीजेपी की तरफ से वो फर्स्ट लिस्ट जारी करी गई कैंडिडेट्स की, और उनमें से पश्चिम बंगाल में 20 नामों के जो है एक सूची जारी की गई। उनमें से पवन सिंह भी एक थे आसनसोल से, जहां से उन्हें टिकट दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये नाम सामने आया, तृणमूल कांग्रेस ने उनके पिछले जो फिल्म के पोस्टर हो, गाने हो, वो सोशल मीडिया में वायरल करना शुरू किया और एक तरीके से उनकी छवि बिगाड़ने की भी कोशिश की, और कहा गया कि बंगाली महिलाओं के लिए कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है और उनको बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो है अमित मालविया की तरफ से भी एक ट्वीट आया और कहा गया कि जो लोग काम करते हैं वो एक आर्टिस्ट है और इसे जो है पर्सनल अटैक के तौर पे न लिया जाए। वो काम करते हैं और काम पर उनको जो है इस तरीके का कोई भी वक्तव्य नहीं रखना चाहिए। लेकिन उसके बाद ही कुछ ही घंटों के बाद आज हम देख रहे हैं कि पवन सिंह की तरफ से ये ट्वीट कर बताया गया है कि पूजा, सबसे दिलचस्प ये कि कल जब टिकट का बंटवारा हुआ था, पवन सिंह की तस्वीरें हमने देखी, समर्थक खुश थे, पवन सिंह खुश थे, लेकिन अचानक फिर वो ऐसा क्या हुआ कि वो व्यक्तिगत रीजन जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव ना लड़ने की बात की है। बहरहाल बहुत शुक्रिया पूजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये बात हुई पवन सिंह को लेकर, लेकिन बात आज असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन बहुत पास है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जहां जहां जाते हैं इलेक्शन के लिहाज से मंदिर मस्जिद का राग छेड़ देते हैं और वहां पर वो अपने वोट को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, अपनी ओर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मोदी जिस विकास रथ पर चल रहे हैं, जनता उन्हें चुनेगी या धर्म के आधार पर जो बंटवारे की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, जनता उसके साथ हो जाएगी? क्या मुसलमान उसके साथ जाएंगे, मुस्लिम उसके साथ जाएंगे? चर्चा के लिए कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दे। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है। हमारे साथ संजय राणा जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ दानिश कुरैशी जुड़ गए, AIMIM के नेता हैं, और हाजिक खान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। दानिश जी, शुरुआत में इसी सवाल के साथ करता हूं कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल है और वो सिर्फ विकास का दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो गारंटी दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में देश को वो विकसित देश बनाएंगे। आज भी बैठक जो चल रही है वो उसी को लेकर चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ मंदिर का डर दिखा रहे। तो क्या इससे मुस्लिम जनता जो है वो आपके साथ चली जाएगी क्या? देखिए, बात कौन किसको किस तरीके का डर दिखाता है, सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पद पर विराजमान देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर एक अदना सा कारकुन जो है बीजेपी का, तमाम का सुबह से लेकर शाम तक यही काम है। आप इससे बहुत अच्छे से वाकिफ भी होंगे निराल जी। आप नहीं वाकिफ होना चाहते वो पूरी एक अलग बात है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो फिक्र है पूरे देश को लेकर, वो इस बात को है कि जिस तरीके की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ तमाम एकजुटता होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। आपकी भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगा रहे हैं, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। बीजेपी वोट मांगते वक्त, क्योंकि अभी पीएम नरेंद्र मोदी की कई रैलियां हम देख रहे हैं, बीजेपी वोट मांगते वक्त कितनी बार कह रही है कि देखिए साहब हमने मंदिर बनवा दिया तो वोट दीजिए, और आपके नेता जब किसी सार्वजनिक मंच पर होते तो वो कितनी बार कहते हैं कि देखिए साहब हमारी मस्जिद चली गई, आप धर्म को बचाइए, आप ऐसा कीजिए, या वो कितनी बार डर दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर बीजेपी आई तो ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा। तो डर बैठाकर और सांप्रदायिक तरीके से सियासत तो आप कर रहे हैं। नहीं, बात यही तो है ना कि उन्होंने तो जो करना था वो उन्होंने कर लिया। 1990 के दशक में उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो करना था वो कर लिया। फिर गैर कानूनी कैसे? कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बनाए, गैर कानूनी क्या है? अच्छा, आप कोर्ट के फैसले को नहीं मानते तो खुलकर कहिए। नहीं, बाबरी मस्जिद ढाना कानूनी था नहीं, बाबरी मस्जिद ढाना कानूनी आया था। अच्छा, जजमेंट आप देख लीजिए क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि बगैर कानूनी तरीके से ढाई गई मस्जिद।
तो मैं वही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पूरा उस वक्त बाबरी मस्जिद को लेकर वो हुआ तो आप उसके बाद डर बैठाएंगे और फिर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। नहीं, डर क्यों बैठाएंगे, डर क्यों बैठाएंगे? जो लिखा है, जो तारीख में लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, जो आपने देखा है, जो मैंने देखा है, जो त्रिपाठी साहब ने देखा है, जो दूसरे हाजिक साहब ने देखा है, जो दूसरे हमारे पैनलिस्ट है, उन तमाम ने देखा है, देखेंगे तो सवाल यहाँ ये है कि आपने तो जो कानून के तौर पे करना था वो कर लिया, गैर कानूनी तरीके से करना था वो कर लिया। अगर उन्होंने कानून के तौर पर किया तो ये तो सबको सर्वमान्य होगा ना, क्योंकि देश तो कानून से चलेगा ना सर, आपकी धमकियों से थोड़ी चलेगा। तो मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि जो चीजें हो अच्छा रही ठीक है, राकेश जी बहुत बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। राकेश जी जरा जवाब दीजिए, क्योंकि एक तरफ आपका विकास मॉडल है, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के मंदिर मस्जिद के किस्से ही खत्म नहीं होते। देखिए अनुराग, सच बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी डर का धंधा करते हैं, ये डराने का प्रयास मुसलमानों को कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि सबसे ज्यादा डरे हुए स्वयं खुद है, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कर रखी थी ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमानों के साथ क्या क्या होगा, लेकिन आज तो बिल्कुल बदली हुई परिस्थिति है। आज तो देश में मुसलमान शुक्रिया मोदी भाईजान कह रहा है, क्योंकि उसको आज आवास मिला है, उसको आयुष्मान कार्ड मिला है, उसका आज इलाज हो रहा है, उसको आज किसान सम्मान निधि के तहत उसके खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, आज बिना महरम के महिलाओं को हज जाने की छूट मिली है, 3 तलाक से आजादी मिली है, इसलिए आज कहीं दंगे नहीं हो रहे। तो मुसलमान तो आज भारतीय जनता पार्टी से खुश है, मोदी जी से खुश है, तो इस वजह से वो वैसी परेशान है और इसीलिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मस्जिद की बार बार बात की जाए। और बार बार ये जो दानिश कुरैशी कहते हैं बाबरी मस्जिद, अरे भाई बाबर के नाम पर देश में कोई मस्जिद नहीं हो सकती, पहली बात। और मस्जिद किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं बनाई जा सकती जो किसी वक्फ बोर्ड ने जज्ब न की हो, आपने खुद खरीदी ना हो। आप मंदिर तोड़ करके कहीं मस्जिद बनाने का प्रयास करेंगे तो वो विवादित ढांचा ही होगा, वो मस्जिद नहीं हो सकती है। इस सच को कब तक स्वीकार नहीं करेंगे, कब तक आंख मूंद करके कहेंगे कि अंधेरा है? अरे भाई आंख खोल करके देखिए, भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लाखों लोग वहां दर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके आपके मन से अभी भी बाबरी। लेकिन राकेश जी आप विकास की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी बार बार इस बात पर एम्फेसिस करते हैं कि हम एक मस्जिद खो सकते हैं, अगली नहीं खोएंगे। वो बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस बार हम चुप बैठ गए, अगली बार नहीं बैठेंगे, क्योंकि डर भी और धमकी दोनों है। अनुराग जी मैं जवाब दूं, मैं आ रहा हूं दानिश भाई इसके बाद। राकेश जी प्लीज। उनकी धमकी से कुछ होने वाला नहीं अनुराग जी, वो कितनी भी धमकी देने की कोशिश करें। सच बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की बात को कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है। इस बार हैदराबाद तक में चुनाव हारने की स्थिति है, अपनी सीट बचा करके दिखाए। महत्वपूर्ण तो यह है भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा कोई हवा में नहीं दे रही। हमने जो ग्राउंड लेवल पर काम किया है, जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन किया है, जो आज चाहे उसके थाली में भोजन पहुंचाना हो या हर घर में से नल से जल पहुंचाना हो या हर घर तक शौचालय पहुंचाना हो या बिजली का कनेक्शन पहुंचाना हो, आज हमने जो सर्वांगीण विकास किया। सर मैं आ रहा हूं आपके पास, दानिश भाई बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एक छोटा सा रिएक्शन दानिश भाई से, फिर बाकी मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं, संजय राणा जी, हाजी खान, इसके बाद में आ रहा हूं आपके पास। दानिश भाई बहुत छोटा सा सवाल और आप अपनी भी बात कह दीजिएगा, बहुत छोटे से बात में ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी तो ये कोशिश कई सालों से कर रहे हैं, वो बंगाल गए, वो बिहार गए, वो राजस्थान चले गए, कई जगहों पर चले गए, लेकिन जनता है कि आपकी बात पर भरोसा ही नहीं करती है। चुनाव के नतीजे वो सिफर ही आते हैं आपके लिए। देखिए अल्लाह ने कोशिश में कामयाबी रखी है, ठीक है, कोशिश करना हमारा काम है और कामयाबी देना खुदा का। रह गई बात दूसरे नंबर की। नहीं सर, लेकिन कोशिश सही कीजिएगा तब तो सही परिणाम मिलेगा ना सर आपको। कोशिश सही करिएगा तब सही परिणाम मिलेगा आपको। भड़काने की सियासत करेंगे तो जनता नहीं मान रही आपकी बात। सुनिए आगे जवाब तो सुनिए। सवाल ये है कि त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि मोदी भाईजान शुक्रिया, तुमने हमारा मौलाना आजाद छीन लिया, और मोदी भाईजान शुक्रिया, तुमने एक अधिवक्ता का जिसने टनल में काम किया था उसका मकान छीन लिया। सर वो मकान मिला, सर मिसलीड मत कीजिए, वो मकान फिर मिला, वो मकान फिर मिला, वो गलती से टूटा था, गलत जगह बना था तब टूटा था। मिसलीड कर रहे हैं दानिश भाई। शुक्रिया नहीं, आप बताइए ना, मैं मोदी भाईजान की बात कर रहा हूं, मैं जिनकी बात कर रहे हैं त्रिपाठी साहब कि भाई मोदी को तो ये सिंपल सी बात, ये आंकड़े गवाही देते हैं। पिछली बार पीएम नरेंद्र मोदी जब 2019 में जीते थे तो ज्यादा मतों से जीते थे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तबके का वोट मिला था, वोट सबका मिला था। दानिश भाई मैं फिर आऊंगा आपके पास बहुत जल्दी से। हाजिक खान मैं आपके पास आता हूं, फिर उसके बाद संजय राणा जी आपके पास आऊंगा, और फिर राकेश भाई एक बार फिर से आपके पास आता हूं। हाजिक जी मुझे बताइए कोई ऐसी योजना जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा नहीं साहब आपको नहीं देंगे, हाजिक खान को नहीं देंगे, दानिश कुरैशी को नहीं देंगे, तो फिर चुनाव के लिए जब वोट मांगने जाते हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं कि अब मोदी आ जाएंगे तो ऐसा नहीं ऐसा हो जाए? हाजी खान प्लीज, दानिश भाई प्लीज अब सुन लीजिए, हाजी जी कुछ कह रहे हैं। अनुराग जी बात यह है कि देश के अंदर चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या कोई भी और पार्टी हुक्मरानी करेगी
तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करे। रही इस 2024 के चुनाव की जो बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी की, ना तो हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी जी से डरता, ना असदुद्दीन से डरता, ना हिंदुस्तान के किसी और से डरता। डरने की कोई बात नहीं है ना। हिंदुस्तान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते। जुल्म करेगा कोई भी हुक्मरान वक्त, अगर उसको मौका मिलता है और वो अपनी देश की जनता के साथ जुल्म करता है, तो हमने तारीख की नज़रों में कुछ ऐसे मनाजिर हैं, लम्हों ने ख़ता की है, सदियों ने सदा पाई है। जो भी अपने देश के नागरिक के साथ राष्ट्रभक्ति ये है कि हर नागरिक के साथ उसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। रही पार्टियों को रिपोर्ट देने से पहले हिंदुस्तान के नागरिक को 2024 में ये फैसला करना होगा। एक सेकंड, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करता हूं अपने दर्शकों के लिए। मसला यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जब मंच पर होते हैं तो वो डर दिखाते हैं, वो बताते हैं कि आप अगर वोट दिया बीजेपी को तो आपकी मस्जिद नहीं बचेगी। तो ये मस्जिद ना बचने की गुंजाइश है क्या आज भारत में? अनुराग जी, जो मस्जिद इसी अल्लाह के नाम पर, जिसको आप सर्वमान्य मानते हैं, इसी अल्लाह के नाम पर वो अपनी सियासत चमका रहे हैं डर बैठाकर। अनुराग जी, जो मस्जिदों की खुदाई कर रहे हैं उनका इतिहास आप देख लीजिएगा। आज के बाद मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, एक बात अपनी कह रहा हूं, उसको आपके व्यूअर्स और उसमें फैसला लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि रामचंद्र जी के मजहब की मुखालफत की रावण ने तो उसका सर्वनाश हुआ, कृष्ण के धर्म की मुखालफत की कंस ने, उसका सर्वनाश हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के धर्म की मुखालफत करी नमरूद ने, उसका सर्वनाश हुआ, फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम जिस बनी इसराइल की पॉलिसी हमारे देश में चला रहे हैं, उनका एक राजा था फ़िरौन, उसको गर्क किया अल्लाह ने पानी में घुसोड़ के। 10 लाख फौज, फ़िरौन, उसका वजीर, सारों को गर्क करके उसमें पानी में डुबो दिया। और ये आपके व्यूअर्स के बले बता रहा हूँ कि अपने चैनल पर, आपके उस पर यूट्यूब पर अभी चेक करें, और मिस्र के म्यूजियम में रखा हुआ है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, खास चचा अबू लहब, जो आपकी पैदाइश पे सबसे ज्यादा खुश हुआ था, उसने और उनके चचा अबू जहल ने मुखालफत की तो अल्लाह ने उनका सर्वनाश किया। मस्जिदों पर राजनीति करने वालों का इतिहास हिंदुस्तान में भी है। मतलब 1947 से लेकर आज तक जिसने भी हिंदुस्तान में मस्जिद पर, बाबरी मस्जिद पर सियासत की है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, उनकी हालात आप देख लीजिए और आपको उसका मैं एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, एक लाइन में मुझे जवाब दीजिए। मैं संजय भाई के पास चला जाता हूं। तो मतलब खुलकर कह रहे हैं कि सियासत ओवैसी कर रहे हैं, और अगर वो सियासत करें तो उसका फायदा भी उन्हें नहीं हो रहा। आप खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ऐसे लोगों का साथ नहीं देता। यही रीजन है कि ओवैसी को ना जनता का साथ मिल रहा है ना अल्लाह का साथ। अनुराग जी, आप और भारतीय जनता पार्टी के लोग गाली देते हैं। मैं क्यों दूंगा सर? क्या बात कर रहे हैं आपके? उसने क्या बात कर रहे हैं? गोली चलवा दी उसने, भारत के संविधान का। राकेश जी, आपके साथ हमें भी लपेट दिया जा रहा है। सामने अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बना और कल्याण सिंह ने देश के संविधान की अवहेलना की, तो उनको, उनके बच्चों को आज तक चीफ मिनिस्टर नहीं बना। और जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में, एक भी आदमी का बेटा चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान के ऊपर मतलब मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से कहता हूं, कुल मिलाकर ये कि ओवैसी सियासत कर रहे हैं मस्जिद की। दानिश भाई ध्यान रखिए, ओवैसी सियासत कर रहे हैं मस्जिद की, फायदा नहीं होने वाला है। संजय राणा जी, तो मतलब हमें तो, अगर आप चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो अगर हम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी समझेंगे तो फायदा तो नहीं मिला ओवैसी को। कुछ एक सीटें छोड़ दें, बिहार में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, वो सीमावर्ती कुछ सीटें थी जो मुस्लिम बाहुल थी, हालांकि बाद में विधायक सारे आरजेडी ले गई, तो वहां पर फायदा हुआ। लेकिन बाकी देश के अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर ठीक ऐसा ही प्रचार असदुद्दीन ओवैसी करते रहे, फायदा कहीं नहीं हुआ। अनुराग भाई देखिए, 96 करोड़ हिंदू हैं, तकरीबन 20 लाख मंदिर हैं, और 17 करोड़ एज पर आंकड़ा 17 करोड़ मुसलमान हैं, और 7 लाख मस्जिदें। 7 लाख वर्ल्ड में कहीं पे मस्जिदें नहीं है, हिंदुस्तान में तो मस्जिदें कहां पे खतरे में, ये सबको पता। देखिए, जहां तक बात हो रही है ओवैसी साहब की, देखो ओवैसी साहब अपने गढ़ में जहां से वो आते हैं हैदराबाद से, वही 7 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो दूसरे प्रदेशों में जाके क्या कर पाएंगे? इनकी राजनीति की जमीन है अनुराग भाई, वो खसक चुकी है। ये डर का भय, जितने भी सेकुलर गैंग हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, दूसरे दल हो, ये सिर्फ मुसलमानों को डर दिखा करके कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा तो आप पे अत्याचार हो जाएगी। देखिए, पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और 7 साल से उत्तर प्रदेश में शासन है। कितने मुसलमानों के साथ अत्याचार हो गया? देखिए भाई, सारी योजनाएं सबके लिए बनती है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, सब ईसाई हो, लेकिन समस्या क्या है कि इनके पास अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है। देखिए, कांग्रेस समाजवादी मिल गई, अब इनका वोट बैंक खतरे में हो गया।
क्योंकि इनकी राजनीति ही 20% वोट पे चल रही है। जिस व्यक्ति की 100% पे चलनी चाहिए वो 20% पे है, और 20% पे अगर सेंध लग जाएगी तो बेचारे बौखलाएंगे ही और घबराएंगे ही। तो वही हाल हमारे दानिश भाई का हो गया है, वही हाल हमारे ओवैसी साहब का हो गया है। ये मुसलमानों के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। मैं बार बार बोलता हूँ, आप प्रतिनिधित्व की बात करते हो, ओवैसी साहब की जगह और किसी दलित को क्यों नहीं बना देते प्रेसिडेंट भाई? अपने पार्टी प्रवक्ताओं में नाम बना दो, 2 को छोड़ करके। आप क्या दलित और बैकवर्ड और ओबीसी और जितने भी आप ज्ञान देते हो सेकुलर का, आप क्या कोई है? आपकी पार्टी में गिन के 3 नाम देखते हैं, दानिश भाई हमारे देखते हैं, वाकर भाई देखते हैं और वारिस पठान भाई देखते हैं। तो सारे मुसलमानों की पार्टी में सारे मुसलमान प्रवक्ता है। अरे कम से कम दूसरे लोगों को भी साथ ले लो, सबका साथ सबका विकास करोगे। अभी हमारे देखिए हाजी साहब बोल रहे थे कि मुसलमान किसी से नहीं डरता। अरे भैया ये बताइए, हमने किसी को बोला है कि यहाँ पे आके डरो? देश ने कभी प्रधानमंत्री ने बोला कि डरो? इस देश में जितने भी लोग रहते हैं 142 करोड़, इनको डरने की जरूरत नहीं है। डरेंगे तो सिर्फ संविधान से डरेंगे, गलत काम करेंगे संविधान के अंतर्गत कार्रवाई होगी। चाहे वो आप बोल रहे थे कि जो टनल में इंजीनियर साहब ने काम किया तो उनका घर तोड़ दिया गया। देखिए भैया, किसी को भी अधिकार नहीं है गलत काम करने का। गलत काम करोगे तुम, अच्छे हो बुरे हो, आपके साथ कानून के तहत काम किया जाएगा और उनके साथ भी हो गया। अगर उनके साथ गलत हुआ तो दूसरा घर भी उनको बना के दिया जाएगा। लेकिन हर समय मुसलमान मुस्लिम के आड़ में आप राजनीति जो करते हो मान्यवर, वो गलत है। कृपया अपनी विचारधारा को बदलो। मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं बहुत जल्दी से। हाजी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट। दानिश भाई बहुत जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप चूंकि हाथ भी खड़ा कर रहे थे और संजय जी का बहुत वैलिड पॉइंट है कि आप देश पर राज की बात करते हैं, सरकार में सत्ता में आने की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ एक तबके की सियासत करके ये कैसे मुमकिन है? आपकी सियासत में कभी दूसरा वर्ग नहीं होता। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे राणा भाई जो है उनको चाहिए कि वो पूरी AIMIM पे थीसिस लिखे, तब उनको पता चलेगा कि कितने दलित हैं हमारे पास, कितने काउंसिलर हैं हमारे और कितने कैंडिडेट हमने जीते हारे और बात है। लेकिन अगर विधानसभा के लिए हमने कैंडिडेट दिए हैं या नहीं दिए, और इंशाल्लाह इस बार अगर लोकसभा का जब चुनाव होगा तो आपको कहीं ना कहीं दलित कैंडिडेट भी नजर आएंगे। हम अपनी कोशिशें पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ 3 ही लोग नजर आते हैं, जैसे अनुराग भाई मुझे बुला लेते हैं तो दानिश भाई नजर आ जाते हैं, या फिर वारिस भाई या और कोई आपको नजर आ जाता है, तो ये बात का प्रॉब्लम है। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। ये तो हो गई एक मुद्दे की बात। दूसरे नंबर की बात मैं आपको कहूं कि जिनकी आप बात कर रहे हैं ना संजय भाई, मैं आपको बताऊं, वो खुद अधिवक्ता हैं और चीजें अपने सामने है, और मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट नोटिस में आपको सामने नजर आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके के साथ उनके साथ जुल्म और नहीं, मिला जुलाकर आपकी बात बीजेपी पर आकर टिकनी है। दानिश भाई, मिला जुलाकर आपकी बात बीजेपी पर आकर टिकनी है। मैं बहुत जल्दी से राकेश जी आपके पास आता हूं, चूंकि सिर्फ मस्जिद और मंदिर का डर नहीं, डर यहां पर CA और NRC को लेकर भी है, जो सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं वो। तो ये अगर बार बार पिंच करेंगे तो अच्छी चीजों को अगर नेगेटिव इमेज के साथ जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे तो वो एक बड़ा इंटरप्रिटेशन उनके मन पर डालेगा। तो क्या बीजेपी इसको लेकर कभी सोचती है कि हमें मुस्लिम तबके के लिए भी कुछ स्पेशल करना है, या उनके मन में भी इसको लेकर क्लियरिफाई करना है जिसको लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही है? ये कितनी भी भ्रांति फैलाने की कोशिश करें, कितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश करें, देश की जनता बहुत समझदार है। देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि मुसलमान महिलाओं में पर्देदारी की बात करने वाले लोग, हिजाब की बात करने वाले लोग, बुर्का नज़ीर की बात करने वाले लोग, उनको घर से बाहर शौचालय में जाने के लिए मजबूर करने के लिए आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने घर में शौचालय बना दिया है ना, तो वो मुसलमान महिलाएं भी अपने आप को आज शुक्रिया मोदी भाईजान कह रही है। आज जब चूल्हा फूकने की बजाय घर में गैस सिलेंडर का चूल्हा पहुंचा दिया है ना, तो वो महिलाएं भी शुक्रिया मोदी भाईजान कह रही है। अब ये सारी बातें बहुत ताकबार गुजर रही है, इसलिए कैसे करके मजहब के नाम पर भड़काया जाए, CA के नाम से डराया जाए। तो भाई CA किसी तरह से भारत के मुसलमानों पर लागू होता नहीं है, भारत के मुसलमानों की नागरिकता से उसका कोई सरोकार नहीं है। ये सारी बातें अब जनता जान चुकी है। भ्रम फैलाने का दौर चला गया, अब जनता सब कुछ सच जान रही है। 2024 का चुनाव इसीलिए नरेंद्र मोदी के साथ अपना मत डाल करके खड़े होकर के दर्शाने का काम कर रहे हैं, और जगह जगह शुक्रिया मोदी भाईजान का जो नारा पॉपुलर हो रहा है ना, उसकी वजह से और घबराहट बढ़ रही है। वैसी इसीलिए और बौखला रहे। तो मतलब राकेश जी आप मानते हैं कि अभी जो वैसी कह रहे हैं उसमें धार और आएगी, मतलब इससे ज्यादा और भड़काऊ बोल सकते हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि वो जिस बात के मास्टर हैं, जिस बात के खिलाड़ी हैं, जिस बात के लिए कुख्यात हैं, वो ये खेल और बढ़ाएंगे। लेकिन जितना ये खेल बढ़ाएंगे उतना वो जनता से कटते जाएंगे, उतना वो मुसलमानों के बीच में अख्तियार अपना खोते जाएंगे, मुसलमानों के बीच में उनका इकबाल उतना कम होता जाएगा। ठीक है, और ये चुनावों में क्या दिखा भी है? मैं हाजी जी आपके पास आ रहा हूं, 10 सेकंड में अगर आप जवाब दे दे। दानिश भाई आप तो कह रहे हैं वो बैरिस्टर है, संविधान को समझते हैं। राकेश जी कह रहे हैं कि आप जितना भड़काइएगा उतना ज्यादा मुस्लिम जनता जो है वो आपसे छिटकती जाएगी। दानिश जी।
देखिए राकेश भाई जो कह रहे हैं ना, दरअसल मैं आपको बताऊं, वैसी साहब ने कल एक जो बात कही है ना, वो समझिए कि जिस तरीके से उन्होंने क्या कहा कि भाई सीए के मामले में तमाम लोगों को शहरियत दे दी जाएगी सिवाय मुसलमानों के। तो क्या परेशानी है? हमारे देश का आधार ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिलीजियस बेस्ड नहीं है, इसका ग्राउंड रिलीजियस नहीं है। उसके बावजूद भी आधार धर्म का बनाया जाएगा। लेकिन उस वक्त जब कांग्रेस सरकार आई थी आजाद भारत में, तब भी ये क्लियर कर दिया गया था कि जो दूसरे देश के अल्पसंख्यक हैं जो प्रताड़ित हैं उनको देश में लाने की व्यवस्था की जाएगी। मुझे लगता है इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। संजय भाई 10 सेकंड में फिर मैं हाजी जी के पास जा रहा हूं। 10 सेकंड संजय भाई प्लीज। 10 सेकंड दानी भाई ठीक है, जल्दी 10 सेकंड जल्दी। किसी को बुलाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी को मजहब के आधार पर रोकने से भी आपत्ति है। अच्छा ठीक है, संजय राणा प्लीज। देखिए ये बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि बैरिस्टर साहब एडवोकेट है और बैरिस्टर है। भैया ये बताइए, बैरिस्टर है तो क्या टीवी पे बोलने के लिए है? आपको अगर दलील देनी है तो कोर्ट में जाके दलील क्यों नहीं देते हैं? आप बाबरी मस्जिद पे आप मातम मनाते हो, आप दूसरे चीजों पे मातम मनाते हो, मुसलमानों पे मातम मनाते हो। अगर आपको लगता है इतना ही कष्ट है देश में तो आप कोर्ट जाइए। बैरिस्टर साहब कभी कोर्ट नहीं जाते हैं, हमेशा कोर्ट के बाहर रहते हैं। कोर्ट आदिक जी मुझे बताइए, समस्या क्या है? कहीं गुमराह तो नहीं हो जाएगी मुस्लिम जनता? दलील देनी पड़ती है। ये जो चुनाव के वक्त में इस तरीके से भ्रामक चीजें फैलाई जाएंगी, गुमराह तो नहीं होगी मुस्लिम जनता? देखिए भारत के मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को वोट देने से पहले चाहे किसी पार्टी को दें, हम किसी पार्टी की हिमायत नहीं करते जी, लेकिन जो देश हित में देश के लिए काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों मैनिफेस्टो में जो 15 लाख गरीबों को, 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारी का रोजगार देने के, 1 करोड़ 95 लाख लोग जो अभी उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं। ठीक है सर, इन आंकड़ों को जनता देखेगी, रिव्यू करेगी और जाहिर बात है कि इस तरह के भाषणों को, सर मुझे वक्त इतनी इजाजत देता है, इस तरह के भाषण जो मंदिर मस्जिद पर ओरिएंटेड हो, धर्म पर ओरिएंटेड हो, इस पर तो कम से कम वोट नहीं मिलना चाहिए किसी को भी।